Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with lecture 8 of research aptitude. So in this lecture basically we'll try to compare different types of research. अभी तक हमने अलग अलग सब कैटेगरीज में क्लासीफाई करके देखा टाइप्स ऑफ रिसर्च को. अब हम कंपेयर करेंगे टू नो कि कहाँ पर किस टाइप की रिसर्च का इस्तेमाल होना चाहिए. सो मूविंग ऑन टू आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड. सबसे पहले अगर हम बात करें रिसर्च एम्स की, तो हम एम्स के अकॉर्डिंग वापस से क्लासिफिकेशन करते हैं. देखिए, सबसे पहले बेसिक वर्सेस अप्लाइड. ठीक है, बेसिक रिसर्च या प्योर या फंडामेंटल रिसर्च हम कह सकते हैं. इसमें हमारा एम होता है टू एस्टैब्लिश अ न्यू थ्योरी, एक नई थ्योरी का डेवलपमेंट करना. टू एस्टैब्लिश द ट्रूथ बिहाइंड थिंग्स, किसी भी चीज़ के पीछे की सच्चाई को स्थापित करना, वो हमारा बेसिक रिसर्च का एम है. ज़रूरी नहीं है कि हम वो जो हमारी थ्योरी है या जो कंसेप्ट निकल के आए या जो प्रिंसिपल्स डेवलप हो उनको तुरंत अप्लाई करने की सोचे. नहीं, हमें थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से जब रिसर्च करनी है कि हम एक नई थ्योरी को जन्म दे सके जो कि पब्लिश हो सके, तब जो है हम बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च करते हैं. वहाँ पर हमारा एम तुरंत किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं है. जब हमारा एम तुरंत किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और हमें इमीडिएट एप्लीकेशन चाहिए है ऑफ द सॉल्यूशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, तब हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं. याद रखिएगा, पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए है. प्रॉब्लम शुड बी रिलेटेड टू सोसाइटी, और सोसाइटी की उस प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए. उस सॉल्यूशन को हम अप्लाई करना चाहते हैं. दैट इज़ वाई वी आर डूइंग द रिसर्च. तो फिर वो अप्लाइड रिसर्च होगी. सो बेसिकली एक नया कंसेप्ट डेवलप करना है, एक नई थ्योरी डेवलप करनी है, नए फैक्ट्स एक्सप्लोर करने हैं, चीज़ों के पीछे की सच्चाई स्थापित करनी है, तो आप फंडामेंटल रिसर्च करिए. अगर आपको सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सॉल्यूशन को तुरंत अप्लाई करके देखना है, इमीडिएट एप्लीकेशन चाहिए, तो आप अप्लाइड रिसर्च करिए. नेक्स्ट, एक्सप्लोरेटरी वर्सेस एक्सप्लेनेटरी. अगर आपके पास एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी या डाटा अवेलेबल नहीं है मार्केट में, उसके ऊपर ज़्यादा कोई रिसर्चेस हुई नहीं है, उससे रिलेटेड वेरिएबल्स अभी स्टैब्लिश्ड ही नहीं है मार्केट में, फिर आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करिए. अभी आप प्राइमरी स्टेजेस ऑफ रिसर्च में हैं. एक्सप्लेनेटरी रिसर्च तब होती है जब ऑलरेडी जो भी वेरिएबल्स होते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो मार्केट में स्टैब्लिश हो चुके होते हैं और काफ़ी रिसर्चेस उनके ऊपर हो चुकी होती हैं. हाइपोथेसिस ऑलरेडी जनरेट हो चुके होते हैं. आप पुरानी रिसर्चेस उस टॉपिक के ऊपर पढ़ के उसके बारे में ऑलरेडी हाइपोथेसिस जनरेट कर चुके हैं. आपको सिर्फ उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है टू प्रूव समथिंग, तब आप एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करिए. इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव. अगर आपका एम नए फैक्ट्स को एक्सप्लोर करना है और डीपली आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए है, तो आप इंडक्टिव रिसर्च करिए. और अगर आपको एक ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, वेरीफाई करना है किसी थ्योरी को, या प्रूव करना है किसी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड फैक्ट को, तो फिर आप जो है डिडक्टिव रिसर्च करिए. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन. यहाँ पर मैं डिटेल में समझा नहीं रही हूँ क्योंकि ये सब आपको समझाए जा चुके हैं. मैं सिर्फ ब्रीफ में एक बार जो है एक तरीके से समराइज कर रही हूँ कि कहाँ पर कौन सी रिसर्च यूज़ होनी चाहिए है. तो अगर डाटा की बात करें तो रिसर्च डाटा के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम क्लासिफिकेशन करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी का. तो देखिए, प्राइमरी डाटा का इस्तेमाल हमें तब करना चाहिए है जब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मार्केट में पब्लिश्ड सोर्सेज से अवेलेबल नहीं है, या वो डाटा आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, आपके रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर नहीं करती हैं, और प्राइमरी डाटा इजीली कलेक्ट करी जा सके, तो ज़्यादातर प्राइमरी डाटा के थ्रू ही रिसर्च करनी चाहिए है. सेकेंडरी डाटा तब इस्तेमाल करना चाहिए है जब ऑलरेडी काफ़ी सारा पब्लिश्ड डाटा जो कि एक्यूरेट है, जिसके सोर्स के बारे में आपको पता है कि किसने पब्लिश किया है और उसकी एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी को लेके आपके पास श्योरिटी है, तब आप सेकेंडरी डाटा का इस्तेमाल कीजिए. आपके पास टाइम की कमी है और काफ़ी जो है कॉस्ट भी लग रही है, तो उस केस में फिर जो है आप सेकेंडरी डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको टाइम और कॉस्ट भी बचाना है तो. प्लस जो सेकेंडरी डाटा है वो आपके रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर कर रही हैं, अप्रोप्रिएट है आपके रिसर्च के लिए, तब आप सेकेंडरी डाटा का यूजेज कर सकते हैं. या फिर आपने प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया है लेकिन उस डाटा को क्रॉस चेक या वेरीफाई करने के लिए भी आप सेकेंडरी डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में हमें याद रखना है, क्वांटिटेटिव में हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में डाटा आता है, क्वालिटेटिव में हमारे पास वर्ड्स की फॉर्म में, जानकारी की फॉर्म में डाटा आता है. अगर हमें किसी भी चीज़ को डीपली एक्सप्लोर करना है, समझना है सबसे बड़ी बात, तब हमें क्वालिटेटिव डाटा का इस्तेमाल करना चाहिए है, क्वालिटेटिव रिसर्च करनी चाहिए है. लेकिन
अगर इजीली नंबर्स की फॉर्म में डाटा अवेलेबल हो सकता है, हमको हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, हमारा जो कंक्लूजन है उस पर ज़्यादा फोकस है, कंक्लूजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो फिर उस केस में जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च होनी चाहिए है। हाइपोथेसिस पुरानी रिसर्चेस को स्टडी करके ऑलरेडी जनरेट किए जा सकते हैं, उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करना और एक फाइनल वैलिड कंक्लूजन देना, इस चीज़ पर अगर हमारा फोकस है तो फिर क्वांटिटेटिव नंबर्स के फॉर्म में डाटा कलेक्ट करके हमको रिसर्च करनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल, अगर हम किसी करंट ट्रेंड की सिर्फ व्याख्या करना चाहते हैं, कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताना है हमको, सिर्फ हम कुछ वेरिएबल्स हैं, करंट ट्रेंड्स हैं जिनको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तब हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करनी चाहिए है मार्केट से करंट डाटा कलेक्ट करके। लेकिन अगर हम वेरिएबल्स के बीच का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ये बताना चाहते हैं, उनके बीच का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और बाकी के वेरिएबल्स को कंट्रोल करना चाहते हैं सो दैट हमारी रिसर्च की वैलिडिटी सही हो, तब हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करनी चाहिए है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, हमने जैसे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पढ़ा, तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि दोनों को कंबाइन करके भी रिसर्च करी जा सकती है। तो देखिए एक है मोनो मेथड, इसमें एक ही आपको इस्तेमाल करना है, या तो आप क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करो या क्वालिटेटिव करो। मिक्स्ड स्ट्रैटेजी में हम दोनों यूज़ करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप की रिसर्च, दोनों स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं। मल्टी स्ट्रैटेजी में याद रखिए हम एक से ज़्यादा स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, लेकिन या तो वो क्वालिटेटिव इन नेचर होगी या क्वांटिटेटिव होगी। एक से ज़्यादा स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन या तो सारी ही क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हो या वो सारी ही क्वालिटेटिव टेक्निक्स हो, मिक्स नहीं करना है। मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूँ, याद रखना मोनो मतलब सिंगल, या क्वांटिटेटिव यूज़ करो या क्वालिटेटिव। मिक्स्ड वाले में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों यूज़ कर सकते हैं। मल्टी स्ट्रैटेजी में हम एक से ज़्यादा स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, बट वो एक ही टाइप की होनी चाहिए, या क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। एंड देन वी हैव मेटा एनालिसिस, ये कब यूज़ करते हैं, जब बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निक्स के थ्रू रिसर्च करी जा सकती हो, करी जा रही है, लेकिन हर किसी से जो है ना परफेक्शन नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत एरर आ रहा है हर किसी में। तो हम जो ये सारी रिसर्चेस हुई हैं, इनके जो इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू कंक्लूजन आएंगे, उनके एवरेजेस भी ले सकते हैं। सो मेटा एनालिसिस होता है बहुत सारी रिसर्चेस को कंबाइन करके एक फाइनल एनालिसिस, एक फाइनल रिजल्ट देना, क्योंकि इंडिविजुअली कोई भी एक टेक्निक सफिशिएंट नहीं थी उस रिसर्च को कैरी ऑन करने के लिए। मूविंग ऑन टू लास्ट वन, अब सैम्पलिंग टाइम और लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखिए कैसे हम जो है क्लासीफाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सैम्पलिंग को हम डिटेल में हालांकि आगे पढ़ेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो होती है जहाँ पर जो हमारा पॉपुलेशन है उसमें से हर किसी के पास इक्वल चांस होता है सैंपल में सेलेक्ट होने का, हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो होती है जहाँ पर हम पर्पसफुली कोई ना कोई टेक्निक अप्लाई करके पॉपुलेशन में से सैंपल चूज़ करते हैं। तो देखिए अगर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हैं तो एक्सटर्नल एप्लीकेबिलिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है वो ज़्यादा होती है, जनरलाइजेशन पॉसिबल है। क्यों, हमने रैंडमली सेलेक्ट किया था अपना सैंपल, ठीक है। लेट्स से मैंने जो है पूरा इंडिया एज माई पॉपुलेशन ले लिया और उसमें से मैं सैंपल सेलेक्ट कर रही हूँ रैंडमली, तो जो मेरे रिजल्ट्स आएंगे उसका एप्लीकेशन भी वाइडर एप्लीकेबिलिटी होगी, पूरे इंडिया पे अप्लाई हो सकते होंगे। सो अगर मुझे एक्सटर्नल वैलिडिटी चाहिए है देन आई शुड गो फॉर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अलाउज यू टू जनरलाइज। लेकिन जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें जो है आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में ही कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम हमारी जो रिसर्च है, जो इन्वेस्टिगेशन है, स्पेसिफिकली उसके अकॉर्डिंग, उसके पर्पस के अकॉर्डिंग अपना सैंपल लेंगे, रैंडमली नहीं लेंगे, ठीक है। सो उस केस में जो है वाइडर एप्लीकेबिलिटी होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी रिसर्च में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे, जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, जिस पर्टिकुलर एरिया, जिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँगी, मैं सिर्फ वहीं से सैंपल ले रही हूँ, तो इसकी वाइडर एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। मैं अपने पर्पस के अकॉर्डिंग सैंपल ले रही हूँ इसमें। देन वी हैव क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका रिस्पॉन्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, डायनामिक है, तब मुझे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च करनी चाहिए है। और अगर मैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट को अलग अलग कंडीशंस में डाल के देखना चाहती हूँ, अलग अलग ट्रीटमेंट्स उनके ऊपर अप्लाई करके देखना चाहती हूँ, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेट्स से मेरे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं और मैं वो सारी टेक्निक्स अप्लाई करके देखना चाहती हूँ, देन क्रॉस सेक्शनल इज माई आंसर।
और एक ही चीज़ को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों के रिस्पॉन्स उसको लेके बदलते रहते हैं, तब लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च करनी चाहिए। फील्ड और लेबोरेटरी की हम बात करें, अगर हम नेचुरल सेटिंग्स में अपने सैंपल को स्टडी करना चाहते हैं तो फिर फील्ड रिसर्च, कंट्रोल्ड सेटिंग्स में करना चाहते हैं तो लेबोरेटरी रिसर्च। अब ये हम सब जानते हैं कि जो हमारी फील्ड रिसर्च होती है, क्योंकि वो नेचुरल सराउंडिंग में करी जा रही है, तो उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी, इकोलॉजिकल वैलिडिटी ज़्यादा होगी। जबकि जो हमारी लेबोरेटरी रिसर्च है वो कंट्रोल्ड सेटिंग में करी जा रही है, तो उसमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स के इम्पैक्ट को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश हो सकता है। इसीलिए देखिए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में इंटरनल वैलिडिटी ज़्यादा होगी, आप कंट्रोल्ड सेटिंग्स में कर रहे हैं, तो आप जो है थर्ड फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो इंटरनल वैलिडिटी ज़्यादा है। लेकिन वही बात है, फिर इसमें एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं होगी। सो अगर एक्सटर्नल वैलिडिटी चाहिए देन यू शुड गो फॉर फील्ड रिसर्च, क्योंकि आप नेचुरल सराउंडिंग्स में बिना कोई चेंजेस करे हुए, बिना सिचुएशन को, सेटिंग को कंट्रोल करे हुए जब रिसर्च कर रहे हैं तो उसकी वाइडर एप्लीकेबिलिटी होगी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, जनरलाइजेशन ज़्यादा होगा। एंड द लास्ट वन, फिक्स्ड वर्सेस फ्लेक्सिबल। देखिए अगर आपके पास पहले से सारी जानकारी या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि डाटा कलेक्ट किया हुआ है पहले से, कहने का मतलब ये है कि जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में पहले से प्री एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स आपके पास है, तो आप जो है सीक्वेंस में, ऑर्डरली मैनर में अरेंज कर सकते हैं कि क्या स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे आपको रिसर्च करनी है, क्या क्या हाइपोथेसिस फॉर्म होंगे, कहाँ कहाँ से डाटा कलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप जो है फिक्स्ड रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन जब आप प्राइमरी स्टेजेस ऑफ रिसर्च में है और एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हाइपोथेसिस एस्टैब्लिश नहीं है, नया टॉपिक है, तो उस केस में आपको मार्केट में नए फैक्टर्स एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। और जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे तो डाटा कलेक्ट करते करते भी आपके सामने बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी और बहुत सारे नए फैक्ट्स आएंगे जिनको हो सकता है आपको आपकी रिसर्च में इंक्लूड करना पड़े और चेंजेस करना पड़े। तो ऐसे केस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। सो फ्लेक्सिबल रिसर्च में डाटा कलेक्शन करते करते भी बहुत सारे नए वेरिएबल्स सामने आते हैं और आपको अपना प्रोसेस चेंज करना पड़ सकता है, अपनी रिसर्च में नए वेरिएबल्स इंक्लूड करने पड़ सकते हैं। जबकि फिक्स्ड रिसर्च में पहले से सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, क्योंकि ऑलरेडी उस टॉपिक पे काफ़ी रिसर्च हुई है, तो आपको वेरिएबल्स से लेके डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में श्योरिटी होती है। सो आई होप इसी के साथ आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर किस तरीके की रिसर्च का आपको इस्तेमाल करना चाहिए है। थैंक यू।